Good morning, students. Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. आप लोगों के पाठ्यक्रम में कुछ वैचारिक अभिव्यक्ति संबंधी बिंदु भी दिए गए हैं। जिसमें आलेख, फीचर और निबंध की चर्चा होती है। यह विषय अलग होगा कि व्युत्पन्न परिस्थितियों के कारण आपके सिलेबस में क्या बदलाव होता है, वह एक अलग विषय होगा और उसे आप अद्यतन सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं आप जान भी चुके होंगे। आपके सिलेबस में कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं। तो इसी के दौरान ये जो आलेख, फीचर, निबंध है, इसके विषय में कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए और जानकारी के साथ साथ हमें जब भी निबंध, आलेख अथवा फीचर लिखने को आते हैं तो लिखने से पहले हमें तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। किस तरह से हम लिखने की शुरुआत करें। जैसे निबंध के विषय में आपने पढ़ा होगा, वैचारिक धरातल पर उतर करके किसी विषय वस्तु को अपने विचारों में बांधना, एक बंधे हुए विचार प्रस्तुत करना, व्यक्ति की निबद्धता होती है उसमें। आलेख और फीचर में आप देखते हैं जैसे सर सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। बहुत धीरे धीरे आ रही है सर। नहीं सर, ठीक है। ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों की तरफ से भी कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। यस सर, धीरे धीरे आ रही है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही है। साउंड क्लियर जा रही है कि नहीं? आ रही है सर। तो निबंध से तो आप परिचित हैं पहले से। निबंध से आप पूर्व परिचित हैं। जैसे आप ऐसे लिखते रहे हैं, जैसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी में निबंध लिखते हैं। तो इसके लिए अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो परिचित हैं आप पहले से। तो जैसे
वनों के लाभ पर आप ऐसे भी पढ़ते रहे और निबंध भी लिखते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगारी पर आप ऐसे भी लिखते रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पर, और आप निबंध भी लिखते पढ़ते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसमें शब्द सीमा आपको दे दी जाती है, इतने से इतने शब्दों के बीच में आपको लिखना है, वो परीक्षा में दे दिया जाता है। और शब्द सीमा का आप निर्धारण भी कर लेते हैं कि एक पंक्ति में लगभग 10 शब्द होते हैं, तो उसी के हिसाब से आप काउंट करके लिख जाते हैं, 10 से 15 शब्द जो भी हों। इसके बाद एक चर्चा सुनने में आई, जैसे आलेख। इसे हम ऑडिटोरियल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अखबारों में आता है संपादकीय। संपादकीय में जो किसी भी विषय पर जो संपादकीय लिखे जाते हैं वो आलेख ही होते हैं। तो होता यह है कि इसका जो विषय होता है कि देश और समाज के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो बर्निंग पॉइंट्स होते हैं, उस पर विचार लिखने होते हैं। और पूरा विश्लेषणात्मक, तो जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में वर्तमान समय में, अब वर्तमान का मतलब कि आज जब हम चर्चा करेंगे तो आज का वर्तमान हो गया, और आज से 100 साल पहले जो लोग चर्चा कर रहे होंगे तो उस समय की समस्या होगी। अब जैसे पर्दा प्रथा लीजिए, पर्दा प्रथा पर भी निबंध भी लिखे गए होंगे पहले की पुस्तकों में, और समय समय पर स्त्रियों के घर से बाहर निकलने और तत्संबंधी जो बंदिशें थी उस पर बहुत तरह की चर्चाएं हुई होंगी, आलेख भी लिखे गए होंगे, निबंध भी लिखे गए होंगे अपने अपने ढंग से। लेकिन आज जबकि पर्दा प्रथा वाली समस्या जब समाप्त हो गई है तो आज वो प्रासंगिक नहीं है। आज के हिसाब से अब उस पर पर्दा प्रथा पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाएगी। अब जैसे वर्तमान समय में आपसे कहा जाए कि वो ज्वलंत समस्या क्या है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर की बात आप सुन रहे होंगे, ये बर्निंग पॉइंट है, ज्वलंत समस्या है देश के इस समय। रोग प्रतिरोधक क्षमता का घटते जाना, कारण निवारण, इस पर आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेंगे, लिख सकेंगे, ये विषय होगा। और समय समय पर कई मायने में जब राष्ट्रीय स्तर पर जब लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या प्रदूषण को लेकर के हो सकती है। ये ज्वलंत समस्याएं हैं देश की। विदेशी संबंधों को लेकर के, हमारी सभ्यता को लेकर के, ये बर्निंग पॉइंट्स हैं। हमारे पहनावे को लेकर के बात बात में देखे होंगे, समय समय पर चर्चा हो जाती है।
पहनावा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये जो बहुत ज्वलंत समस्याएं होंगी उस पर आलेख लिखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आलेख की कोई अंतिम सीमा नहीं होती है, शब्द सीमा। आप 1000 शब्दों में भी लिख सकते हैं और चाहें तो 500 पेज में भी लिख सकते हैं। इससे संबंधित जितने विचार आपको लिखते हैं, आपका जो अपना अनुभव है और जो तथ्यों के संकलन है उस पर आप लिख सकते हैं। तो इसकी कोई अंतिम शब्द सीमा नहीं होती है, क्योंकि देश की ज्वलंत समस्या होती है। और इस समस्या का जिक्र करते हुए यदि कोई बेहतर समाधान आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप इसे लिख सकते हैं, विवरण के साथ, उदाहरण के साथ आप इसे दे सकते हैं, लिख सकते हैं। और प्रायः जो विषय इन आलेखों के होते हैं उसी से संबंधित डिबेट भी कराए जाते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता। तो वो स्पष्ट होने चाहिए, उसमें भी और बहुत सारी गहराइयां हैं। इसके बाद फीचर, यही दो चीजों को विशेष रूप से, इसे तो आप समझ चुके हैं पहले से। ऐसे राइटिंग जो होती है ना, इसमें थोड़ा सा, तो इसमें आपको शब्द सीमा दी जाती है। और फीचर क्या है कि इसे मनोरंजन पूर्ण लेख कहते हैं। ये भी लेख है, ये भी लेख है, ये लेख, ये भी लेख, ये भी लेख, ये मनोरंजन पूर्ण लेख, ये सर्वांग पूर्ण लेख। इसीलिए तो इसकी शब्द सीमा असीमित है। इसके जितने अंगों का आप वर्णन कर सकते हैं कि सभी अंगों को, आपके समझ से जितने इनके अंग हो सकते हैं ज्वलंत मुद्दों पर, उन सब पर आप लिखें, लेकिन तटस्थ होकर के। सर्वांग पूर्ण लेख को लिखने से पहले अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी, इसे आप समझ लें कि मनोरंजन पूर्ण लेख में क्या है कि ये भी सामाजिक समस्याएं ही होगी, समस्या पर ही लिखी जाएगी और समस्या का समाधान करने के लिए लिखी जाएगी। लेकिन भाषा इसकी मनोरंजन पूर्ण होगी, चुटकुली होगी। इसमें आप चित्र वगैरह दे सकते हैं, फिगर वगैरह दे सकते हैं, आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, किताब में दिया होगा, बस्ते का बढ़ता बोझ। बीते हुए उम्र के वर्ष 3, पुस्तकों की संख्या 10, छोटा सा कोमल, छोटी सी कोमल काया, झुकी हुई रीढ़ की हड्डियां, गले में थर्मस का फंदा, बहुत सारा बोझ को ढोता नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा विद्यालय की तरफ बढ़ता है, अभिभावकों की उम्मीदों को लेते हुए ये बाबू अन्य अन्य पोस्टों पर जाएगा।
देश का कर्णधार बनेगा, परिवार का भी कर्णधार बनेगा। जैसे लगता है कि कवि कल्पना कर रहा है, लेकिन उसकी कल्पना में वास्तविकता छुपी होती है। विशेषण युक्त शब्दावलियां होंगी, मर्मस्थल को छूने की क्षमता होगी, सच्चाई होगी, हास्य और व्यंग्य का मिश्रण होगा, और वो बहुत बड़ा नहीं होगा। 200-250 शब्दों में आप देखे होंगे कि जब आप फीचर लिखते हैं तो एक पेज में लिख जाते हैं, निबंध लिखना होता है तो 3 पेज में आप लिखते हैं, और आलेख की कोई शब्द सीमा नहीं होती। यही है, एवरेज में यही है, इतने में वो शब्द पूरे हो जाते हैं जो शब्द सीमा दी जाती है। तो छोटे किंतु मनोरंजन पूर्ण लेख होते हैं, हास्य व्यंग्य का पुट होता है, सामाजिक समस्याएं होंगी इसमें, ये मनोरंजन पूर्ण लेख हो जाता है। अब आप 4-4, 5-5 उदाहरणों का जो है अवलोकन कर जाना है, आप लोगों को किताब लेकर के देख जाना है। तो इन दोनों में अंतर पूछा जाए यदि, तो शब्द सीमा के आधार पर इसकी शब्द सीमा असीमित होती है, इसकी सीमित होती है। ये मनोरंजन पूर्ण लेख होता है, जबकि ये सर्वांगपूर्ण लेख होता है। आप जैसे फीचर पर जो है बता दिया आपको, बस्ते का बढ़ता बोझ, ये हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि में आप दिखा सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर यात्रा करते हुए माँ एक है और वो या पति पत्नी हैं और 6-7 बच्चे उनके आगे पीछे हैं, ढेर सारा भारी भरकम सामान है, यात्रा करने में कितनी कठिनाई हो रही है, उस चित्र को आप दे सकते हैं, उस पर एक बन जाएगा। खाने पीने की चीज़ों पर आप दे सकते हैं, बहुत सारी चटकीली चीज़ें खा रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, इस पर आप दे सकते हैं। आप सर्च कर लेंगे विषय बिंदु को। कोई भी चीज लिखने से पहले जो घरौंदे होते हैं, आपको अपने घरौंदे से बाहर आना पड़ेगा। और अपना एक जो विशेष प्रकार का चश्मा है उसे भी उतारना होगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आप हरे रंग का चश्मा लगा लिए तो पूरी दुनिया हरी हरी दिखेगी। रेड कलर का चश्मा आपने लगा दिया तो सारी चीजें रेड कलर की दिखेंगी। यह एक उदाहरण है। यदि आपने मजहबी चश्मा लगा रखा है तो जिस मजहब का आपने चश्मा लगाया है पूरी दुनिया उसी ढंग की दिखाई दे। किसी भी विषय पर यदि आपको आलेख लिखना हो तो संप्रदाय का या मजहब का, राजनीतिक पार्टियों का, जैसे आप कांग्रेस से बिलोंग करते हो, आपके परिवार में लंबे समय से कांग्रेसी नेता लोग रहे हों, समाजवादी पार्टी के लोग रहे हों, बहुजन पार्टी के लोग रहे हों, या जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी के, तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी में लोग राजनीति कर रहे होते हैं उनके प्रति उनका समर्पण होता है, बहुत सारा योगदान आपका होता है पार्टी के प्रति, और पार्टी का भी योगदान आपके प्रति होता है। और उस योगदान की
सहानुभूति में, सहयोग में एक आत्मीय लगाव हो जाता है, जो चाह करके भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। फिर धीरे धीरे सोच, पूरी जीवन शैली उसी के अनुरूप ढलती चली जाती है। इसमें न तो किसी पार्टी का दोष होता है और न ही किसी व्यक्ति विशेष का जो उस पार्टी में काम कर रहा होता है। वो एक तरह से पारिवारिक रिश्ता सा बन जाता है। हम भक्त बन जाते हैं उसके, पहले श्रद्धालु बनते हैं फिर भक्त बन जाते हैं। श्रद्धालु क्या है कि जिस किसी से भी आपको श्रद्धा हो जाएगी, उसकी बढ़त आप देखना पसंद करेंगे। जिन गुणों के कारण आपको श्रद्धा उत्पन्न हुई है, जैसे ही उन गुणों में ह्रास होता है आपकी श्रद्धा कम हो सकती है। लेकिन जब आप भक्त बन जाएंगे, उस व्यक्ति की अच्छाइयों में तो अच्छाइयां नजर आएंगी ही, परंतु यदि उस व्यक्ति के द्वारा किसी कारणवश कोई बुराई भी आ जाती है उसमें, तो भी आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं। भक्ति का यही लक्षण होता है, उसकी बुराई में भी अच्छाई ही नजर आती है। उस स्थिति तक पहुंचा देती है ये आत्मीयता। इसमें न किसी पार्टी का दोष होता है और न ही व्यक्ति का होता है। यह प्रकृति है, स्वभाव है मनुष्य का, जुड़ाव है, लगाव है। लेकिन जब आलेख आपको लिखना होगा तो सारे जुड़ाव, सारे लगाव, सारी श्रद्धा, सारी भक्ति उन घरौंदों से बाहर निकल करके एक तटस्थ शाख पर बैठ करके, तटस्थता की शाख पर बैठ करके, डाल पर बैठ करके आपको अंतर्मन से सोचना होगा और तब उस पर अपने स्वतंत्र विचार देने होंगे। स्वतंत्र विचार क्या होंगे? स्वतंत्र विचार ऐसा जिसमें किसी प्रकार का कोई भय न हो, स्वार्थ न हो। अब स्वार्थ में लाभ भी आ जाएगा, स्व अर्थ, अपनी भलाई। क्रोध भी ना हो, ऐसा ना हो कि आवेग अथवा आवेश में आकर के आप लिख रहे हो, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना हो, रिएक्शन ना हो तो सिर्फ लोक कल्याण का भाव। उस अवस्था में अपने को पहुंचाना किसी खरे आध्यात्मिक पुरुष की श्रेणी में जाने से कम नहीं है। ऐसा होकर के तब आलेख लिखना, सर्वांगपूर्ण अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, तो काम भी बड़ा जटिल है। चारों तरफ भय का वातावरण है। यमराज की दिशा आपने पढ़ाई, स्वार्थ से तो हम भरे ही पड़े हैं। इसी वातावरण में जब हम सांस ले रहे हैं तो हम स्वार्थ से परे हो जाएंगे बड़ी आसानी से, यह कहना बड़ा मुश्किल है।
आज आप लोगों का जुड़ाव मैं देख रहा हूँ 34-35 की बजाय जो है ये 21 संख्या दिख रही है आपकी 21। 35 की बजाय 21 की संख्या में आप जुड़े हुए हैं। ये प्रमाणित करता है कि वैचारिकता से आप दूर भग रहे हैं। याद रखिएगा, हिंदी मनोरंजन की वस्तु नहीं होती। ये मनोरंजन की वस्तु नहीं है। मनोरंजन के लिए बहुत सारे कॉमेडी शो लगे हुए हैं, आप देख लीजिए वहां। बहुत सारे विदूषक मिल जाएंगे। विदूषकों का भी अपना एक अभिप्राय होता है। परंतु विदूषक और शिक्षक के बीच कुछ अंतर होना चाहिए, है भी, उसे भी तो समझना होगा। ये छोटे छोटे बिंदुओं में लिखी गई बड़ी बड़ी बातें हैं ये, जिसे हमारे विद्वानों ने संकलित किया है पाठ्य पुस्तक में। विद्वान का मतलब जानकार होता है। कुछ जानकार सम्मिलित करते हैं पाठ्यक्रम में। वहीं फिर हमारे जब अगले विद्वान आते हैं तो क्रमशः पाठ्यक्रम में से हटाते जाते हैं सोच समझ करके, खूब सोच करके, खूब समझ करके, परिस्थितियों को ताड़ करके हटा दिए जाते हैं। अभी देखिए बहुत सारी समस्याएं आई और बहुत सारे चैप्टरों को हटाया भी गया। सबसे खतरनाक एक चैप्टर था कि सबसे खतरनाक स्थिति क्या है। वो चैप्टर खतरनाक नहीं था, समाज की सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है। जीवित आत्माओं का मर जाना। जो मरे हुए लोग हैं वो तो पहले से मरे हुए हैं, और मरे हुए लोग बहुत सारे हैं। वो गीता में पहले ही कृष्ण ने बता दिया था कि जितने लोगों को देख रहे हो ये पहले से मरे हुए हैं। और मरे हुए के बाद जो बहुत कम लोग बचते हैं, जीवित हैं, उन जीवित आत्माओं का सो जाना ये सबसे खतरनाक है। उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। चैप्टर को अभी हटाया गया है, उन पुस्तकों को जलाया नहीं गया है, आपके पास सुरक्षित होगी। उस कविता को पढ़िएगा, और पढ़िएगा क्या, यह पाठ भी आपके ऊपर लोड बन रहा था जिसे हटा दिया गया। अभी 2-3 वर्ष पहले संस्कृति नामक पाठ को हटा दिया गया 10th। अब डायरेक्ट एक ही पाठ को तो हटाया नहीं जा सकता, उसके साथ कुछ और को भी हटा दो भाई। लेकिन जब बहुत सारे हटाए जा रहे हैं तो इस पर भी विचार होना चाहिए कि जिन बिंदुओं पर हम लड़ लड़ करके एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं, उन बिंदुओं को और स्पष्ट करने के लिए और विशेष रूप से पढ़ाए जाने की बजाय उन बिंदुओं को ही हटा दीजिए अस्थायी रूप से।
इस पर विचार होना चाहिए। ये थोड़ा सा खटकता है। और तो ये थोड़ा सा परिचय रहा। ज्वलंत मुद्दों पर आलेख लिखे जाते हैं। तो आलेख पर आपसे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, ज्वलंत मुद्दों के विषय में आपने क्या समझा? कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे हो सकते हैं? आप कुछ टॉपिक सुझाएं। किन किन बिंदुओं पर आलेख लिखे जाने चाहिए आपके समझ से? आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके लिए आप कुछ बताएं, आपका सुझाव हम लिखेंगे। सर कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि बढ़ता उद्योग और सिकुड़ता वन, और भारतीय गांव। रुकिए रुकिए, बढ़ता उद्योग, सिकुड़ता वन, और दूसरा भारतीय कृषक, भारतीय कृषक, भारतीय गांव। एक ही में क्या अलग है ये? अलग सर गांव और किसान तो अलग अलग हो जाएंगे ना। चलिए, और कोई दूसरा विद्यार्थी? जो ज्वलंत समस्याएं हैं, ज्वलंत बर्निंग जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें, बोलिए। सर भ्रष्टाचार। हाँ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अच्छा है। प्रदूषण सर। प्रदूषण, ये बहुत पहले से भी आ रहा है, ठीक ना? प्रदूषण पर लेख जो है हम लोग भी जब 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तब से ये सब याद कर रहे हैं। प्रदूषण तो आज भी है, तो आज भी ये ज्वलंत समस्या के रूप में इसे लिखा जा सकता है। सर आतंकवाद, कुपोषण, आतंकवाद, कुपोषण, कुपोषण, और कोई दूसरा विद्यार्थी? आरक्षण, आरक्षण, वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण क्या है? वनों को बांटने के लिए कोई आंदोलन चल रहा है क्या देश में? वनों का वर्गीकरण, मिट्टी का वर्गीकरण, ये सब समस्या नहीं है। सर दहेज प्रथा, दहेज प्रथा लंबे समय से लिखा जा रहा है, ठीक ना? यस और दहेज प्रथा का स्वरूप आज बहुत कुछ तक जो है थोड़ा सा नॉर्मल पड़ा है, ठीक है, व्यवहार में है। मांगने वाले से ज्यादा देने वाले भी परेशान हैं आज, ऐसी स्थिति है, सबकी आर्थिक स्थिति ऊंची उठी है, फिर भी उस पर लिखा जा सकता है। पहले के दहेज प्रथा आज में काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि बालिकाएं भी पढ़ रही हैं। अब तो स्थिति ये है कि भाई बेरोजगारी के दौर में जो है ऐसा भी है कि बालिका यदि पढ़ी लिखी है, उसके पास रोजगार है, तो कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि सर सांप्रदायिकता, हाँ, सांप्रदायिकता,
और दूसरे अलग सर अलग महंगाई हो जाएगा। हैं। महंगाई 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 और आबादी, बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी के साथ कुछ और जोड़िए। एक जैसे विकट संबंधित समस्या। इसमें जैसे जैसे ऐसा आपने बनाया, बढ़ता हाँ उद्योग और सिकुड़ता वन, ये तुलनात्मक हाँ जो बनाया आपने, तो ठीक इससे कुछ और बन सकता है। सर बढ़ती आबादी विकट समस्या, एक विकट समस्या। ये भी हो सकता है बढ़ती आबादी घटता स्वास्थ्य। हाँ हो। ये आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन हम्म, कैसे लोगों की बढ़ रही है आबादी? रोगियों की आबादी बढ़ रही है, अस्वस्थ लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। ये इससे रिलेट करके कुछ आप बना सकते हैं। और देखिए, ठीक। याद रखेंगे कि जब भी आलेख की बात होती है, आप देखिए अखबार में जो संपादकीय हेडिंग करके आता है उसमें, तो अलग अलग समस्याएं जैसे जैसे आती है उस तरह से अलग अलग उसमें आते हैं। पहले जो लिखे गए हैं उस आलेख में और आज की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान अब हो जाएगा आगे आने वाले समय में। फिर नई समस्याएं आएंगी, फिर उनका सुधार होगा। तो ये निरंतर चलता रहता है, न कभी समस्याओं का अंत हुआ है न कभी सुधारों का। इसलिए समाज सुधारकों का भी कभी कमी नहीं पड़ी है। हर समय में समस्याएं आती रही हैं और हमारे ही बीच से समाज सुधारक आए हैं और उनका समाधान यथासंभव वो करते रहे हैं। आपको भी समाज सुधारकों की श्रेणी में खड़ा होना है। तो समाज सुधार करने से पहले आपको समस्याओं को जान लेना आवश्यक है और इन समस्याओं का समाधान कैसे हुआ इसे जानना आवश्यक है। तो और भी मैंने आपको बताया, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस पर भी आप विचार कर सकेंगे। और इसमें से बहुत सारे हेडिंग जो यहाँ दिए गए हैं, आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। इसे आप हेडिंग बना लीजिए बारी बारी से। इसमें कोई जितना यहाँ लिखा गया, आप ही लोगों के सहयोग के माध्यम से जितनी बातें यहाँ लिखी गई हैं, इन सबको हेडिंग बना लीजिए, ठीक ना। और हेडिंग बनाने के बाद इसी पर आप लिखिए। सर हाँ सर सर निबंध आलेख में ही आता है कि आलेख निबंध में आता है? देखिए, सबको मिला करके यदि कहा जाए तो एक शब्द में हो जाएगा लेख, ठीक ना। ये वैचारिक अभिव्यक्ति होती है जो आपने लिखा। अब समझिए,